हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग जियोग्राफी के चैप्टर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और चैप्टर के अंदर जो टॉपिक हमारा सबसे पहला रहेगा उसका नाम है मैकेनाइजेशन। देखिए, अगर मैकेनाइजेशन की बात करें तो हिंदी में जिसका मतलब यंत्रीकरण होता है। सिंपली हम समझ सकते हैं कि आजकल जितने ज़्यादातर हमारे जो काम होते हैं वो मशीनों के द्वारा होते हैं। हर जगह आपको मशीनें देखने को मिलेंगी जो कि ऑटोमेटिक होती हैं, जो अपना काम खुद ब खुद करती है। वहाँ पे ह्यूमन इंटरफेयर, ह्यूमन थिंकिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर हमारी कोई मशीन है, सिंपली हमने बटन दबाना है, वो मशीन अपना काम शुरू कर देती है। अगर हमारे घर में भी देखें तो हम वॉशिंग मशीन हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गया, या फिर दूसरे जो हमारे घर के अंदर इक्विपमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं, वो ऑटोमेशन का एक पार्ट है, या फिर वो ऑटोमेटिक है, अपने आप वो चालू होते हैं, अपने आप वो अपना काम करते हैं। तो ये क्या है, ये एक तरह से मैकेनाइजेशन का ही पार्ट है। तो मैकेनाइजेशन को मतलब को समझ लेते हैं हम। मैकेनाइजेशन रेफर टू यूजिंग गैजेट्स विच अकम्प्लिश टास्क। जो मैकेनाइजेशन है वो गैजेट्स को रेफर करता है जो कामों को, टास्क को कंप्लीट करते हैं। ऑटोमेशन विदाउट एड ऑफ ह्यूमन थिंकिंग ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। देखिए यहाँ पे वर्ड आया है ऑटोमेशन, जिसका मतलब होता है स्वचालित। तो यहाँ पे जो ऑटोमेशन है, जो मशीनें हम बना रहे हैं वो क्या करते हैं, विदाउट एड ऑफ ह्यूमन थिंकिंग, हमें जो है सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस के अंदर वो अपना आप खुद ब खुद करते हैं। इज द एडवांस्ड स्टेज ऑफ मैकेनाइजेशन। और ये क्या है, ये मैकेनाइजेशन की यंत्रीकरण की एडवांस्ड स्टेज है कि जो मशीन है वो अपना काम खुद ब खुद कर रही है। ऑटोमेटिक फैक्ट्रीज विद फीडबैक एंड क्लोज लूप कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम वेयर मशीन्स आर डेवलप्ड टू थिंक हैव स्प्रंग अप ऑल ओवर द वर्ल्ड। और आप पूरे संसार के अंदर देखोगे कि जो है क्या किया जा रहा है, इस तरह से टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है कि जो फैक्ट्रीज हैं उसके अंदर ज़्यादातर काम ऑटोमेटिक तरीके से होता है, अपने आप होता है। वहाँ पे किसी भी तरह से हमें आप देखोगे कि जो फैक्ट्रीज हैं उसके अंदर जो मशीनें हैं वो ऑटोमेटिक है। वहाँ पे सिर्फ बटन दबाना है व्यक्ति को और कुछ नहीं करना, मशीन अपना काम अपने आप करना शुरू कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कपड़ा बन रहा है तो कपड़े का जो धागा बुना जा रहा है, कपड़े की वीविंग हो रही है, यहाँ पे कपड़े की छपाई हो रही है, वो सारा काम कौन करता है, मशीनें खुद ब खुद करती हैं। और जो है वहाँ पे ज़्यादा ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद बात आई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की। तो इससे हमारा क्या मतलब है, देखिए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की अगर हम बात करें तो आज के टाइम में क्या हो रहा है, लगातार हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करते जा रहे हैं। अगर हम 60 साल पीछे चले जाएं तो आप पाओगे कि जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा बेटर नहीं थी। वहाँ पे अब जो हमारे आविष्कार किए जा रहे हैं वो बेटर जो है हमें मशीनें प्रोवाइड करा रही हैं जो अपना काम लगभग खुद ब खुद करती हैं और बहुत ही प्योर जो है वो काम हमें करके देती हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी आर एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्वालिटी कंट्रोल, एलिमिनेटिंग वेस्ट एंड इनएफिशिएंसी एंड कॉम्बैटिंग पोल्यूशन। देखिए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के द्वारा जो है वो कैसे हो रहा है, वो रिसर्च और डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी के द्वारा हो रहा है। अब ये हमें क्या प्रोवाइड कराता है, ये हमें प्रोवाइड कराता है किस टाइप की चीज़ें, किस टाइप का प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, क्वालिटी को हम कंट्रोल कर रहे हैं, वेस्ट को एलिमिनेट कर रहे हैं, इनएफिशिएंसी को भी दूर कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम पोल्यूशन से भी कॉम्बैट कर पा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, जो मशीनें हम बना रहे हैं धीरे धीरे जैसे जैसे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो मशीनें हम किस टाइप की बना रहे हैं, मशीनें हम ऐसी बना रहे हैं जो पोल्यूशन नहीं करती हैं, जो कि अपने काम के अंदर बिल्कुल एफिशिएंट हैं, जिसके अंदर वेस्ट भी एलिमिनेट हो जाता है और क्वालिटी भी हमारे अकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर के अंदर टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन। अब देखिए हमारी जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग है उसकी क्या खास विशेषताएं हैं, उसके अंदर हमें क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि वो जो है मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग की विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहली विशेषता है अ कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी। क्या देखने को मिल रहा है मॉडर्न टाइम में हमें मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, आप देखोगे कि फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज के अंदर आपको मशीनी काम दिखेगा ज़्यादातर, जो अपने आप जो है मशीनें काम करती हैं। दूसरा, एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर फॉर प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स विद लेस एफर्ट एंड लो कॉस्ट। दूसरा हमें क्या देखने को मिल रहा है हमारी मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कि जो एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन हो गया है और लेबर की डिवीजन भी हो गई है। मान लीजिए एक कार जो है जब कंप्लीट बन के तैयार होती है तो हमें ऐसे लगता है कि वो किसी एक ही इंडस्ट्री के अंदर बन के तैयार हुई है, पर ऐसा नहीं है। देखिए कार के जो टायर हैं वो एक अलग जो है इंडस्ट्री बना रही है, कार की जो खिड़कियां हैं, उसका जो इंजन है वो अलग अलग फैक्ट्री या फिर इंडस्ट्रीज के अंदर बन रहा
है। तो ये क्या है, ये एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन है। दूसरा डिवीजन हो गया है लेबर का। एक व्यक्ति का काम अगर किसी प्रोडक्ट के, किसी वस्तु के पुर्जे जोड़ना है तो दूसरे का उसको तैयार करना है। इस तरह से लेबर भी जो है वो भी डिवाइड हो गया है, एक व्यक्ति बार बार एक ही काम को करेगा। तीसरा यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि कम प्रयास के साथ हम लो कॉस्ट पे चीज़ों को बना पा रहे हैं। वास्ट कैपिटल, अब जो हमारे इंडस्ट्रीज है, जो फैक्ट्रीज हैं, उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं मनी का, वो भी बहुत ज़्यादा है। ऑर्गेनाइजेशन हमारे बहुत बड़े हैं। फिफ्थ है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी, और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो एक तरह से हम कह सकते हैं हमारा जो प्रशासन है, उसका भी बड़े अच्छे तरीके से जो है काम हो रहा है। वहाँ से जो लाभ मिल रही है हमें, या फिर दूसरे जो उसके फ़ायदे हैं वो सारे हमें मिल रहे हैं। फिर अनइवन जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप देखोगे बार बार ये वर्ड हमारे सामने आता है, अनइवन जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारा जो जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भौगोलिक वितरण है, वो अनइवन है। आप चाहे किसी भी चीज़ में ले लीजिए, चाहे आप सोयल ले लीजिए कि हर एक इलाके के अंदर जो सोयल है वो अलग अलग टाइप की आपको मिलेगी, या फिर आप यूँ लगा लीजिए क्लाइमेट जो है वो भी अलग तरीके का होता है। खुद हमारे इंडिया के अंदर ही जलवायु के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। एक एरिया में बहुत गर्मी है तो एक एरिया में बहुत सर्दी है, और एक एरिया के अंदर समान मौसम रहता है। तो इस तरह से अनइवन जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें देखने को मिलता है। मेजर कंसंट्रेशन ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग हैव फ्लरिश्ड इन अ फ्यू नंबर ऑफ प्लेसेस। इसीलिए हमारी जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग है वो भी क्या है, वो कैसे फ्लरिश हो रही है, वो कुछ एक स्थानों पे ही फ्लरिश हो रही है। ऐसा नहीं है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो कंसंट्रेशन है वो पूरे भारत के अंदर या फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर है, ऐसा नहीं है। ये कुछ एक स्थानों पे ही डेवलप हुई है, और इसके भी रीज़न है, हमने पीछे इस टॉपिक पे बहुत पढ़ा भी है। तो दीज कवर लेस देन 10% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। अब जहाँ पे हमारी मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग काम कर रही है वो हमारे पूरे विश्व के सिर्फ 10% एरिया को ही कवर करता है। दीज नेशंस हैव बिकम द सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। और ये जो नेशंस हैं जहाँ पे ये जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग डेवलप हुई है, ये क्या बन गए हैं, ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर का सेंटर बन गए हैं। हाउएवर इन टर्म्स ऑफ द टोटल एरिया कवर्ड, मैन्युफैक्चरिंग साइट्स आर मच लेस एंड कंसंट्रेटेड और मच स्मॉलर एरियाज देन दैट ऑफ एग्रीकल्चर ड्यू टू ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ प्रोसेसेस। अब आप देखोगे जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो एक बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, जो इंडस्ट्री हम लगाते हैं, वो एग्रीकल्चर की तरह इतने ज़्यादा एरिया को कवर नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल 2.5 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द अमेरिकन कॉर्न बेल्ट यूजुअली इंक्लूड्स अबाउट 4 लार्ज फार्म्स एम्प्लॉइंग अबाउट 10-20 वर्कर्स स्पॉटिंग 5 to 100 पर्सन्स। देखिए यहाँ पे अमेरिका का एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अमेरिका के अंदर 2.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर जो कॉर्न बेल्ट है, जहाँ पे कॉर्न बोया जाता है या फिर जो फसल होती है, वो सिर्फ 10 से 20 लोगों को क्या कर रही है, एक तरह से सपोर्ट कर रही है, और कितने लोगों को रोजगार दे रही है, 50 से 100 लोगों को रोजगार दे पा रही है। बट द सेम एरिया लार्ज इंटीग्रेटेड फैक्ट्रीज एंड एम्प्लॉय थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स। लेकिन इसी एरिया के अंदर अगर हम फैक्ट्रीज लगाएं तो बहुत सारी फैक्ट्रीज लग सकती हैं और हजारों वर्कर्स को काम मिल सकता है। कहने का मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर के अंडर में जो एरिया आता है वो वहाँ पे कम लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन अगर वहीं पे हम इंडस्ट्री को लगाएं तो ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल पाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वाई डू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज चूज डिफरेंट लोकेशंस। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती हैं वो अलग अलग लोकेशंस को चूज क्यों करती हैं। तो आप एक बार इस क्वेश्चन पे थोड़ा विचार करना, बाद में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रीज मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट। अब जो इंडस्ट्रीज हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है, उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और कॉस्ट को रिड्यूस करना। मतलब लागत तो कम से कम आए और उसका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। देयरफॉर इंडस्ट्रीज शुड बी लोकेटेड एट पॉइंट वेयर द प्रोडक्शन कॉस्ट आर मिनिमम। इसीलिए जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो कहाँ पे लगाई जाती हैं, जहाँ पे प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो कम से कम आए। सम ऑफ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर एज अंडर। अब आपको पता है अगर एक व्यक्ति कहीं पे इंडस्ट्री लगा रहा है तो उसको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, उसके बाद ही वो एक ऐसी लोकेशन को डिसाइड करता है जहाँ पे वो अपनी फैक्ट्री लगाएगा। तो इसके बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नीचे पढ़ेंगे। सबसे पहला एक्सेस टू मार्केट।
अब मान लीजिए मैंने एक इंडस्ट्री लगाई है और मैं सबसे पहले देखूंगा कि जहाँ पे मैं इंडस्ट्री लगा रही हूँ क्या आसपास मेरे प्रोडक्ट का मार्केट है, क्या जो प्रोडक्ट मैं प्रोड्यूस करूंगा उसको खरीदने वाले लोग हैं। तो ये चीज़ क्या होती है, बहुत ज़रूरी होती है, एक्सेस टू मार्केट, क्या मार्केट तक पहुँच है। The existence of a market for manufactured goods is the most important factor in the location of industries. तो यहाँ पे मार्केट की एग्जिस्टेंस होना गुड्स को मैन्युफैक्चर करने का सबसे जो है मेन जो है हमारा मुख्य क्या होता है, फैक्टर होता है कि एक्सेस होनी चाहिए मार्केट तक। मार्केट मीन्स पीपल हु हैव अ डिमांड फॉर दीज गुड्स एंड ऑल्सो हैव द परचेजिंग पावर, एबिलिटी टू परचेज, टू बी एबल टू परचेज फ्रॉम द सेलर्स एट अ प्लेस। अब यहाँ पे मार्केट, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट, मार्केट का मतलब क्या होता है, मार्केट का मतलब होता है कि लोग जो कि डिमांड कर रहे हों, जो वस्तु मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ लोग उसकी डिमांड कर रहे हों, दूसरा उनके अंदर इतनी एबिलिटी हो, उनके पास परचेजिंग पावर हो, उनके पास इतना पैसा हो, वो इस स्टैंडर्ड के लोग हों कि उस चीज़ को खरीद पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट का मतलब दो चीज़ें हो गई, पहली बात तो वहाँ पे उस वस्तु की डिमांड होनी चाहिए, दूसरा लोगों के पास एबिलिटी टू परचेज होना चाहिए। रिमोट एरियाज इनहैबिटेड फ्यू पीपल ऑफर स्मॉल मार्केट्स। The developed regions of Europe, North America, Japan and Australia provide large global markets as the purchasing power of the people is very high. अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी बताए हैं इसमें कि यूरोप के रीजन्स, नॉर्थ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्या हैं, बहुत ग्लोबल मार्केट्स हैं और यहाँ पे लोगों की परचेजिंग पावर भी बहुत ज़्यादा है। आपको पता है ये सारी ही जो कंट्रीज़ हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और लोगों की इनकम भी बहुत हाई है, जिसकी वजह से लोगों के पास पैसा होने की वजह से परचेजिंग पावर उनकी है और ये ग्लोबल मार्केट है। The densely populated regions of South and Southeast Asia also प्रोवाइड लार्ज मार्केट। अब नेक्स्ट आया जो हमारे ऐसे एरियाज जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी सिंपली हमें देखने को मिलता है, वो भी लार्ज मार्केट्स होते हैं, वहाँ पे वस्तुओं की डिमांड होती है। सम इंडस्ट्रीज सच एज एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हैव अ ग्लोबल मार्केट। कुछ एक ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिसका ग्लोबल मार्केट हमें देखने को मिलता है, जैसे कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का हो गया। द आर्म्स इंडस्ट्री ऑल्सो हैज़ ग्लोबल मार्केट। अब जो आर्म इंडस्ट्री होती हैं, हथियार बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज होती हैं, अलग अलग तरीके के शस्त्र बनाने वाली जो इंडस्ट्री होती है, उनकी भी क्या होती है, ग्लोबल मार्केट होता है, क्योंकि हर एक देश को देखो आर्म्स की जरूरत तो पड़ती है। नेक्स्ट है एक्सेस टू रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जिसको हम कच्चा माल बोलते हैं। अब एक इंडस्ट्री जो सामान प्रोड्यूस करती है, हमने पढ़ा था, उस सामान को प्रोड्यूस करने के लिए इंडस्ट्री को चाहिए होता है रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल क्या उस इंडस्ट्री को आसानी से प्राप्त होगा, अभी वो अपनी इंडस्ट्री को लोकेट कर रहे हैं, क्या वहाँ पे उसको आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए। सो लेट अस टॉक अबाउट दिस। रॉ मटेरियल यूज्ड बाय इंडस्ट्रीज शुड बी चीप एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट। सबसे पहली बात, रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज जो ले रही है वो चीप होना चाहिए और ट्रांसपोर्ट में इजी होना चाहिए, मतलब सस्ता भी हो, साथ ही साथ उसको आसानी से लाया ले जाया जा सके। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन चीप, बल्की एंड वेट लॉसिंग मटेरियल are located close to the source of raw materials such as steel, sugar and cement। ऐसी इंडस्ट्रीज जिसके अंदर सामान जो है वो बल्कि होता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, वो जो हमारी है वो अपने रॉ मटेरियल के सोर्स के पास ही अपनी इंडस्ट्री को लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतने भारी सामान को, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आयरन ओर है, वो बहुत हैवी होता है, उसको आसानी से लाया ले जाया जा सके, इसीलिए ऐसी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो उन जहाँ पे माइनिंग हो रही है उसके आसपास ही अपनी इंडस्ट्री को लगाती हैं, जैसे कि स्टील इंडस्ट्री हो गई, शुगर हो गई, सीमेंट इंडस्ट्रीज हो गई। पेरिशेबिलिटी इज अ वाइटल फैक्टर फॉर द इंडस्ट्री टू बी लोकेटेड क्लोजर टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। एग्रो प्रोसेसिंग एंड डायरी प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड क्लोज टू सोर्सेज ऑफ फार्म प्रोड्यूस और मिल्क सप्लाई रिस्पेक्टिवली। इसी तरह से मान लो एग्रो प्रोसेसिंग है, मान लीजिए हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री, तो उस टाइम भी हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री की लोकेशन है वो उसके आसपास ही हो। दूसरा जो मिल्क सप्लाई होती है, मान लीजिए मिल्क क्या है, एक जल्दी ख़राब होने वाला प्रोडक्ट है, तो मिल्क का जो इंडस्ट्री लगती है, मिल्क से रिलेटेड जो सामान बनाया जाता है किसी फैक्ट्री में, तो वो भी क्या होता है कि मिल्क की सोर्स के आसपास की इंडस्ट्री को लगाया जाता है।
सो गाइस, आज की हमारी 15 मिनट्स की क्लास हो चुकी है और बहुत ज़्यादा मैं नहीं करवाती हूँ, पढ़ाया उतना अच्छे से समझ आए। सारे बच्चे चैप्टर को अच्छे से पढ़ के देखेंगे, जहाँ पे आपके डाउट्स हैं और आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।